हाय, मेरा नाम रश्मि है और मैं बड़ौदा से हूँ। मैं अब तक अपनी 2 सक्सेस स्टोरी तो बता ही चुकी हूँ आपको। पर आज मैं आपको वो स्टोरी बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, कैसे मैंने मेडिटेशन और सब स्टार्ट किया एंड खुद को टोटली चेंज किया, ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। तो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँगी। मैं जब से पैदा हुई तब से किसी ने मुझे प्यार ही नहीं किया। सब लोग यही मानते थे, फैमिली वाले, कि ये पैदा ही क्यों हुई है, खामखा हमारे बीच में आ गई है। ऊपर से थोड़ा सा मेरा रंग भी सांवला था, सो सब लोगों को मेरे सांवले रंग से भी परेशानी थी कि लोग बोलते थे कि काली कलूटी पैदा हुई है, सांवला रंग है, ये है वो है। एंड देन ऐसे कभी किसी ने मुझे गोद में लेकर खिलाया भी नहीं। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका नैन नक्श ठीक करते हैं ना, मसाज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई। कभी किसी ने मुझे ना खिलाया, ना गोद में लिया, ना मेरे लिए कभी कुछ अच्छा किया, कुछ भी नहीं। काफ़ी बड़ी हो गई, फिर मैं 5th स्टैंडर्ड में आ गई। तब से मुझे मेरी मम्मा ने घर के कामों में लगा दिया। पढ़ाई मेरी ठीक ठाक रही। 5 साल की थी तब से मैं अपनी मम्मा से यही सुनती हूँ, बेटा ऐसे बैठो, ये काम करो, घर का काम करो, वरना ससुराल जाकर गालियाँ खिलाओगी। पापा ने भी कभी नहीं। मम्मा और पापा ने हमेशा, मैं यही सुनती आई कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। सारा जो भी प्यार था, प्यार, पैसा, वक्त, सब कुछ उन्होंने मेरे बड़े भाई में इन्वेस्ट किया, मुझ में कभी नहीं। मैं हमेशा स्कूल में हर कंपटीशन में पार्ट करती थी। डिबेट हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, मैं उसमें हर में पार्ट करती थी, पार्टिसिपेट करती थी और फर्स्ट प्राइज़ देती थी। लेकिन मेरे प्राइज़ को भी कभी इतना महत्व नहीं दिया गया, ना मुझे कभी अप्रिशिएट किया गया, कुछ भी नहीं। मेरे प्राइजेज़ को भी कभी संभाल कर नहीं रखा गया, अगर यहाँ पर है या नहीं तो भी ठीक है, वरना नहीं है। फिर जैसे तैसे करके मैंने स्कूल पास कर ली। फिर मैं 8th स्टैंडर्ड में आई, तो जैसे मैं गई तो वहाँ पर भी सब लोग मेरे लुक्स को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर मेरा मजाक बनाते थे। 7th स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट नंबर था, मैं फर्स्ट नंबर से पास हुई थी। सो सर भी यही बोलते थे कि तुम्हारी तो ना शकल है ना सूरत है, तुम्हारा कैसे फर्स्ट नंबर आ गया। सो इस तरीके से फिर मेरा स्कूल पढ़ाई तरफ से रुझान हट गया। मुझे पढ़ना ही नहीं था, मुझे फर्स्ट बेंच से उठाकर लास्ट बेंच पर भेज दिया जाता था। एंड दैट, ये सब फैमिली में भी अंकल आंटी सब लोग, इतना मेल जोल नहीं था। अगर किसी ने फ़ोटोग्राफ्स भी खींचनी हो तो मुझे हटा देते थे, धुतकार मिलती थी। मुझे छोटे बर्तनों में खाना खिलाते थे और मुझे वो खाना देते थे जो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन कभी भी मेरे मम्मा या मेरे पापा ने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया, और ना कभी बोला। अगर मैं, जो पंखा होता है ना, वहाँ पे अगर मैं सोई हूँ तो मुझे उठाकर जो मेरी बड़ी माँ है, उनकी बेटी जो काफ़ी सुंदर है, उनका रंग गोरा है, सो उन्हें सुला देते थे। मुझे कभी सोने के लिए ढंग से बिस्तर तक नहीं देते थे, ज़मीन पर सुलाते थे, ऐसा सब कुछ करते थे। लेकिन फिर भी कभी किसी ने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। और उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता भी नहीं था कि लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। बाहर जब जाती थी तो सब लोग यही बोलते थे कि बंदर जैसा मुंह है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
फिर जैसे तैसे करके मैंने स्कूलिंग पास कर दी और सब कुछ, एंड फिर मैं कॉलेज में आ गई और मेरी शादी की बातें शुरू होने लग गई। और जब रिश्ते लाने लगे तो मेरे लिए इस तरीके से रिश्ते लाने लगे कि या तो डाइवोर्स ही है, या एक बच्चे का पिता है और उसकी माँ नहीं है, इस तरीके से लाने लगे, या फिर हैंडीकैप है, इस तरीके से। जैसे तैसे करके मैंने अपना ये तो कर लिया। मैं पढ़ाई में हर चीज़ में काफ़ी तेज़ थी, लेकिन मुझे उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मेरी जो पढ़ाई का ग्रोथ था वो ऊपर जाने की बजाय नीचे डाउन होता गया और सब कुछ बिगड़ जाने लगा। यानी पढ़ाई मेरी ठीक ठीक रही, ऐसे कहो कि अगर पास पास सिर्फ कहने के लिए पास हुए। और फिर सब कुछ मैंने हमेशा अपने माँ पापा की बात को लकीर माना। उन्होंने जो बोला वो मेरे लिए पत्थर की लकीर। और हमेशा मैंने अपने माँ पापा को भगवान की तरह पूछा। उस वक्त मैं इतनी अकेली हो गई थी कि अंदर से मैं दिन भर 24 आवर्स में से मैं दिन में से 15-15 16-16 घंटे सोती थी। देन फिर मैं जब बहुत अकेला फील होता था, बट ना मैं कभी भगवान से कुछ शिकायत करती थी, ना मैं ज़िंदगी में कभी रोई, ना मैंने कभी अपने माँ पापा को बोला। मैं खुश थी और मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और भगवान ने सब कुछ तय करके ही लिखा है, जो मेरे नसीब में होगा, किस्मत में होगा, वो मुझे मिलेगा ही। अगर कोई हाथ में से लेकर जा रहा है तो ठीक है, लेकर जाने दो। भगवान ने तो सब कुछ लिख कर ही दिया है ना। मैं जब भी मंदिर जाती तो कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती। मैं हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए जाती कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतने अच्छे माँ पापा दिए, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, आपने मुझे इतना अच्छा बनाया, थैंक यू। हर चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलती थी। और मैं काफ़ी भगवान में बिलीव भी करती थी और उनकी ऐसे ही पूजा करती थी। पूजा पाठ करना, गीता पढ़ना, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, उनका धूप करना, दिया बत्ती करना, ये सब करती थी। लेकिन कभी दिन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि ये सब कुछ करना है या ऐसा क्यों, कभी नहीं। बस सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना की, सब कुछ किया। और इस तरीके से काफ़ी वक्त बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया फिर मेरी शादी के रिश्ते होने लगे। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म कर ली और सब लोग मुझे बोलने लगे कि तुम्हें कोई थोड़ी ना राजकुमार मिलने वाला है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाए तो ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा फिर तब तकलीफ़ें होने लगी जब मेरे माँ पापा भी मुझे इस तरीके से बोलने लगे कि शक्ल सूरत तो है नहीं जो तुम्हें कोई डॉक्टर इंजीनियर या ऐसा कुछ मिल जाएगा। कभी किसी ने मुझे, माँ पापा ने बैठकर ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारी खुशी क्या है, तुम क्या चाहती हो। सब मुझे इस तरीके से ब्लेम करते कि तुम्हें ही बात करनी नहीं आती, लड़कों से बात करोगी तभी तो लड़का हाँ बोलेगा ना। अभी कोई लड़का आता है देखने तो हम बात करने बैठते हैं तो जितनी बातें होती उतनी ही होती है ना। बचपन से ना आपने कभी दोस्त बनाने दिए, ना आपने मुझे कहीं अकेले घूमने जाने दिया। आपने मुझे किचन में ही रखा, किचन के बाहर की मैंने कोई दुनिया देखी ही नहीं थी, इतना ज़्यादा नॉलेज था ही नहीं मुझ में। किचन में कुकिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बाहरी दुनिया का जो ज्ञान होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, वो मुझ में है ही नहीं। ना मेरे दोस्त हैं, ना मैं घर में किसी से बात करती हूँ, ना मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी से बात करती हूँ। आप मुझे कहीं बैठने नहीं देते, मुझे कहाँ से पता होगा कि किस तरह। और लड़कों से क्या बात करनी है यार, लड़का देखने आया है तो फिर कुछ नहीं। और सब लोग बोलते थे कि हाँ कोई भी मिल जाए तो ठीक है, तो इस तरीके से रिश्ते लेकर आते थे। फिर एक बार सब लोग बैठे थे और मेरी जो बड़ी माँ थी वो कहने लगी कि हाँ इसको थोड़ी ना कोई राजकुमार मिलने वाला है, जो भी मिले शादी करवा लो। कभी किसी ने कोई ढंग का रिश्ता तक नहीं लाया और कुछ भी नहीं। पर दिल में
भले ही मैंने कभी ज़ुबान से ना बोला हो या मैंने कभी किसी से कुछ ना कहा हो, पर दिल में कहीं दर्द होता था। पर मैं कभी भी खुद को फ़र्क नहीं पड़ने देती थी। अगर दर्द होता था, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो मैं रोती नहीं थी, बस सो जाती थी और मैं ये सोचती थी कि सो जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो स्टोर हो रहा है, मेरे दिन में वो सारा पेन स्टोर हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। फिर ऐसे करते करते साल 2015 आया। 2015 में मेरी एंगेजमेंट हुई। मेरे पापा को रिश्ता पक्का आया, लड़का अच्छा लगा, रिश्ता पक्का कर दिया। तो मैंने भी हाँ बोल दी कि हाँ, पापा ने जो भी सोचा है वो ठीक है। ना मैंने कभी अपने पापा से कुछ मांगा, ना मेरे पापा ने मुझे कभी सामने से कुछ दिया। उन्होंने जो ठीक लगा कि लड़की है, उसे ये ज़रूरत होगी तो वो देंगे, और ना मैंने कभी उनसे कुछ मांगा। एक मशीन की तरह मैं जी रही थी, और माँ से तो कभी कोई उम्मीद की ही नहीं मैंने, क्योंकि मैं बचपन से ही यही सुनती आ रही हूँ कि ससुराल जाकर मुझे तो गालियाँ ही सुनाएगी, ये तुझे ये नहीं आता, तुझे ये वो नहीं आता। हंसने उठने बैठने हर चीज़ पर पाबंदी। एक ही बात, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। मैंने ठीक से अपना बचपन तक नहीं जिया। देन और फिर वो जब एंगेजमेंट हुई, उसके बाद वो मेरी लाइफ में आने वाला पहला लड़का था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी गालियाँ सुनी, ना कुछ भी। उसने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मुझे शादी नाम से नफ़रत होने लगी, और मैंने हर रिश्ता तोड़ दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में एक लड़का आया, सो वो काफ़ी अच्छा फ्रेंड बना मेरा। तो मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि हम दोनों साथ में जॉब करते थे। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के। और सो धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगी। प्यार जैसा नहीं था, बट एक सपोर्ट मिलने लगा, समझने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली से बाहर देखूँ तो इतना अच्छा भी हो सकता है कोई। लेकिन उसने सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया, दैट्स इट। और दूसरा कि वो काफ़ी फ्लर्टी टाइप का इंसान था कि हाँ ठीक है, अगर लड़की के साथ फिज़िकल रिलेशन बनते हैं तो ठीक है। लेकिन मैं कभी फिज़िकल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करती थी कि अगर प्यार है तो शादी करते हैं, शादी के बाद सब कुछ करना ही है। उसने भी इस तरीके से मुझे तोड़ा कि मुझे समझ में नहीं आया। मेरे पैसों से वो दूसरी लड़कियों को खाना खिलाता, शॉपिंग करवाता, खुद की शॉपिंग करता, सब कुछ करता। मैंने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड मानू को बोला कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है, सो मैं अभी कुछ वक्त के लिए मैं बात नहीं करूँगी, मैं आराम कर रही हूँ। तो उसने मेरे उसी जो लड़का फ्रेंड था मैंने उसको बोल दिया, तो उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने उससे काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना ही नहीं। फिर मैंने जाने दिया, मैंने लेट गो कर दिया। मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई। आई थिंक मैं 6 महीने तक डिप्रेशन में रही। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं ये सोचती थी कि हाँ, मेरे फैमिली वाले सब सही कहते हैं, मैं हूँ ही इतनी बुरी, ना मैं अच्छी दिखती हूँ ना कुछ भी, तो मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा। फिर उसके बाद मेरी 2019 में मई मंथ में, हाँ 2019 में मई मंथ में मेरी एक रिश्ते की बात चल रही थी। मुझे झटका तब लगा जब मेरे मॉम डैड ने मुझे बताया नहीं, और जब मैं उस लड़के से बात करने बैठी और उसने मुझे बताया कि वो डाइवोर्सी है। मुझे उसके डाइवोर्सी होने से या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत ओपन माइंडेड लड़की हूँ। भले ही मैंने बाहर इतने सारे मैंने फ्रेंड्स ना बनाया हो, या मैं कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने ना गई हूँ, या मैं अपनी लड़की जो फ्रेंड हो मैं उसके साथ भी घूमने ना गई हूँ, लेकिन फिर भी एक जो नॉलेज होती है ना वक्त के साथ, वो मुझे भगवान
दे ही देते थे और शायद मैं उन्हीं भगवान के प्रोटेक्टेड थी। सो मुझे झटका लगा, फिर भी मैं अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने माँ बाप की खुशी के लिए हाँ कर दी। लेकिन वो भी इस तरीके से बातें करने लगा जैसे उसका भी मेंटल टॉर्चर इतना था दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। गालियाँ देना, न्यूड पिक्स मांगना, ये मत करो, उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। अभी तक तो इंगेजमेंट भी नहीं हुई थी एंड देन फिर मैंने उस रिश्ते से मना कर दिया कि ये इस तरीके से बातें कर रहा है और ये देखिए। और तब मुझसे मेरे ही फैमिली मेम्बर्स मुझसे सबूत मांग रहे थे कि सबूत लाओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो तुमसे इस तरीके की बातें कर रहा है। मेरे फ़ोन में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब मेरे माँ बाप मुझे ये कहने लगे कि तुम कोई हूर की परी हो, जो तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर मिलेगा या कोई तुम्हें राजकुमार मिलने वाला है। जो है उसे एक्सेप्ट कर लो और अपना घर बसा लो। एक लड़की के लिए शादी ही सब कुछ होता है। उस वक्त मैंने पहली बार, मैं शिव भक्त हूँ, तो मैंने शिव जी से शिकायत की। मैं बहुत रोई और मैंने इतनी शिकायतें की रो रो कर कि भगवान जी ऐसा क्यों, आप मेरी लाइफ में एक अच्छा लड़का क्यों नहीं भेजते। आपने मेरे लिए कोई ऐसा बनाया भी है या नहीं जो मुझसे प्यार करे, मेरी आत्मा से प्यार करे। एंड देन फिर उसके बाद शुरुआत हुई। मुझे एक स्टोरी बार बार फेसबुक पर दिखाई दे रही थी। मैं भूल गई थी उस बात को, शिकायत करके मैं सो गई थी और फिर मैं भूल गई थी कि मैंने क्या बोला था। और मैंने फिर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और मैं खुद को ब्लेम करने लगी कि हाँ, मैं सुंदर हूँ ही नहीं तो मुझे कोई क्यों। और फिर भी वो सब कुछ चलता ही रहता था। और फिर उस वक्त मुझे झटका तब लगा था जब मेरे पापा ने मुझे ये बोला था कि तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम्हें कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई राजकुमार मिलेगा। खुद का चेहरा तो देखो पहले। ना तुम्हारे पास जॉब है, ना रंग रूप है, ना नैन नक्श है जो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। औकात है तुम्हारी जो तुम किसी लड़के को नापसंद करोगी। और मेरे भैया के वो शब्द जो मुझे चुप रहे थे कि पहला, सबसे पहले हमें ना खुद में देखना चाहिए कि हम किस लायक हैं। रंग रूप तो दिया नहीं है तुम्हें किसी ने। हम इतने अच्छे नहीं हैं क्या हमें कोई डॉक्टर या इंजीनियर मिल जाएगा। मेरी फैमिली वालों की नज़र में सुंदरता की डेफिनेशन ये है कि अगर आपका रंग गोरा है तो आप खूबसूरत हो। अगर दूसरे रंग है आपके, काला है या सांवले हो आप, तो आप सुंदर नहीं हो। और वो शब्द चुभे थे और मैं ऊपर आकर बहुत रोई थी और मैंने शिव जी से शिकायत की थी आसमान में देखकर, कैसा क्यों ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तो कभी भी, किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, मैंने अपने मन में उनके लिए पाप तक नहीं रखा है, ना मैंने उनको कभी बोला है। आप सब जानते हैं मैं गुस्से में भी कभी किसी को बददुआ नहीं दे सकती, या मैं दुखी या मैं दर्द में भी किसी को कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं खुद के साथ नहीं होने दे सकती वो चीज़ मैं दूसरों को कैसे दूँ। या जब वो लोग मुझे इस तरीके से बोलते हैं तो मुझे इतना बुरा लगता है, अगर मैं उन्हें पलट कर जवाब दे दूँगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और उस शिकायत के बाद फिर मैं सो गई थी और सोने के बाद 2-3 घंटे सोने के बाद ऑब्वियसली इंसान नॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा, और मैं नॉर्मल हो गई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। फिर 3-4 मंथ हुए
और जब भी मैं फेसबुक खोलती तो मुझे एक इंसान की स्टोरी बहुत ही दिखाई देने लगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही। वो इंसान, वो आईपीएस ऑफिसर है। उनकी स्टोरी मुझे दिख रही थी, बट मैं सोचती थी कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, भाई दूर रहो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें क्यों पढ़ना है। तो मैं स्वाइप कर देती थी, लेकिन जब भी मैं खोलती उन्हीं की स्टोरी सबसे पहले मेरी आंखों के सामने आती। तो एक बार मैंने पढ़ ली कि चलो पढ़ लेती हूँ और क्या होता है। तो मैंने स्टोरी पढ़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी। मुझे उस इंसान की अच्छाई भा गई। देखने में वो काफ़ी हैंडसम है, पॉपुलर है, फेमस है, लड़कियां उनके साथ डेट पर जाने के लिए आती है, काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तब मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और तब मैं जॉब कर रही थी प्राइवेट स्कूल में। मैं टीचर हूँ, सो मैं जॉब कर रही थी और मैं उनको कभी इतना देखती भी नहीं थी कि क्या है। मेरे लिए सिर्फ नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, मुझे एक अच्छा इंसान लगा, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर लगा, सो मैंने उनको फॉलो कर दिया। मैं जनरली कभी किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। जब तक कोई इंसान मेरे दिल को ना छुए या मुझे अच्छा ना लगे तब तक मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। तो मैंने उनको फॉलो कर दिया। देखते देखते 1 मंथ बीत गया, मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने उनको फॉलो किया, उसी दिन से वो स्टेटस रखने लगे और एक कनेक्शन सा जुड़ गया। हम लोग टेलीपैथिकली बात करने लगे और दिल में एक ही ख्याल था कि हाँ, दिस इज़ द वन, यही वो इंसान है जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है। मैं उनसे टेलीपैथिकली बातें करने लगी, सब कुछ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरी जर्नी की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। फिर एक दिन और जब वो कोई फ़ोटो, एक आईपीएस जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता है, वो सडनली एक्टिव हो गया है। वो जब भी फ़ोटो रखते तो मुझे पता चल जाता कि हाँ, ये मुझे ही दिखाने के लिए है, ये मेरे लिए ही मैसेज है। पता नहीं क्यों, बट उसी वक्त से मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई थी। तब मुझे इन सब चीज़ों की पता नहीं थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ट्विन फ्लेम या सोलमेट, इन सब की ज़रूरत मुझे पता नहीं था। ऐसे करते करते 1 मंथ हो गया। फिर उन्होंने एक वर्ड लिखा था और बाद में शिव जी का नाम लिखा था। मैं कभी किसी को कमेंट नहीं करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है सो मैं स्वाइप कर देती हूँ, नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं कमेंट नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कमेंट कर दिया कि एटलीस्ट आप कैप्शन तो अच्छा लिखते। छी, मैंने ये वर्ड लिखा और फिर मैं भूल गई। एंड देन उसके बाद फिर मेरी शुरुआत हो गई जर्नी की। ऐसे करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। फिर मैं उनसे टेलीपैथिकली बात करने लगी एंड फिर मुझे एक दिन एक टैरो कार्ड रीडिंग दिखी। वो सुरभि दी की नहीं थी, किसी और की थी। मैंने वो देखी और ये सब कुछ देखा। फिर उसके नीचे मुझे और एक टैरो कार्ड रीडिंग दिखी। वो टैरो कार्ड रीडिंग थी सुरभि दी की। उसके बाद फिर मैंने वो देखी और सब कुछ मैच हो रहा था और फिर मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम, और सच कहूँ दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में इसलिए आता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सके, खुद को बदल सके। भगवान उनको चुनते हैं जो सच में दिल के बहुत अच्छे होते हैं और जिनके साथ गलत हो रहा होता है, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करते।
और फिर उसके बाद मैंने सब कुछ सीखा, अपनी जर्नी को समझा और आज मैं इतनी मज़बूत हो गई हूँ। मैं हर अपनी खुशी को मैनिफेस्ट करती हूँ दी गई गाइडेंस से और इन सब चीज़ों से। और सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए बहुत वर्क करता है, क्योंकि आज सब कुछ बदल गया है। आज मेरे माँ पापा मुझसे प्यार करने लगे हैं, मुझे समझने लगे हैं, मुझे सपोर्ट करने लगे हैं। और सच में जो लोग मुझे कहते थे ना कि तुम्हें कोई राजकुमार मिलेगा, तो सच में मुझे जैसा राजकुमार चाहिए था ना, भगवान ने मेरी किस्मत में भी वही वैसा ही राजकुमार लिखा है। वो किसी राजकुमार से कम नहीं है। मैंने तो कभी नहीं मांगा था, लेकिन भगवान ने फिर भी मुझे इतना सब कुछ दिया। यूनिवर्स, सच कहते हैं लोग, जब भगवान देने पर आता है ना, तब छप्पर फाड़ के देता है। और मुझे भी दिया एक राजकुमार जैसा जीवन साथी एंड इतनी अच्छी लाइफ। आज मैं खुद को इतना बदल चुकी हूँ। आज मैं वो रश्मि नहीं हूँ जो मैं पहले थी। सो जाना, ये ना करना। आज मैं खुद पर काम कर रही हूँ, अपने चक्रास पर काम कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ। और हर छोटी चीज़ के लिए आज मैं ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स के लिए, क्योंकि सच में उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया है ना, जिसके लिए मैं कभी, मेरे थैंक यू भी उनके उस चीज़ के आगे कम है। बस दोस्तों, यही थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आए। आपको मोटिवेशन मिले। थैंक यू।